नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं अज्ञान प्रकाश। आप उनको हिंदुस्तान से लंदन तक, लंदन से दुबई तक तमाम देशों में घूमते हुए बड़े बड़े चैनलों पर रिपोर्टिंग करते हुए देख चुके हैं, एनडीटीवी से लेकर एबीपी तक। और जाना माना चेहरा है, बहुत किताबें लिखी है राजनीति की। मैंने उनसे बातचीत करी कि अमित शाह ने किया क्या। एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी लग जाए, गिर जाए, और एक होता है कुल्हाड़ी पे जाके खुद अपना पैर दे मारना। अमित शाह ने ये किया है कि कुल्हाड़ी पे अपना पैर दे मारा है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक साजिश भरी थाली थी, वो थाली उलट गई है। वो जो संघ खिचड़ी भोज, समरसता भोज, पिछड़ों दलितों को साथ लाके फोटो खिंचवाना, मीडिया में मैनेज करके खबरें छपवाना कि हम बड़े दलितों के हितैषी हैं, वो सब खत्म हो गया है। ये मांग उठने लगी है कि अगर दलितों से बहुत प्रेम है तो मोहन भागवत की जगह एक बार दलित को संघ का प्रमुख बना दो। क्या रखा है ब्राह्मणों में कि रज्जू भैया के अलावा आज तक संघ का हर व्यक्ति केवल ब्राह्मण ही हुआ है, संघ प्रमुख ब्राह्मण ही हुआ है। अमित शाह के बयान ने ये बात और तेज कर दी है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी को जो मांग उठ रही थी दलित बना दो, हर जगह ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा है, तो क्या भाजपा ब्राह्मणवादी पार्टी बन के रह गई है जैसे पहले था। ये बातें छुप गई थी, लेकिन ये बातें अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अरे भगवान का नाम लो। अमित शाह के इस बयान ने भाजपा का सारा गणित बिठा दिया है, बिगाड़ दिया है, भट्टा बिठा दिया है। अब ज्ञान प्रकाश जी से मैंने इस मुद्दे पर बहुत खास बातचीत की, क्योंकि राजनीति का बहुत गहरी पकड़ रखते हैं अज्ञान प्रकाश। बहुत शानदार बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन पहले कर लीजिएगा, फिर बातचीत सुनिएगा। चलते हैं अज्ञान जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अज्ञान जी आपका। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने यूपी के पॉलिटिक्स पे एक किताब भी लिखी है, और आज कल जो है वो मायावती का प्रदर्शन पूरे देश भर में था, और बहुत जोरदार प्रदर्शन भी किया कि बाबा साहब के अपमान का मामला। अमित शाह का जो बयान था कि क्या कुछ लोग फैशन में अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इस बयान ने अब तो पूरी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर ली हैं, क्योंकि दलित समाज अब वो वैसा नहीं रहा कि आप पिछड़ा रहा हो, दबा हुआ रहा हो। वो जागृत हो गया है, पूरी दुनिया में अपने अधिकारों की बात करता है, अपने अधिकारों की लड़ता है, जायज मुद्दों पे बात करता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अमित शाह जैसा एक सीजेंड लीडर, इतने बड़े नेता हैं वो, मोदी के बाद उनका नाम चलता है कि योगी होंगे या शाह होंगे, ये बयान क्या अचानक मुंह से निकल गया, उनके गलती से निकल गया? कोई प्लानिंग थी उसकी पीछे? ये हुआ कैसे? क्या अमित शाह को नहीं पता था कि हम बाबा साहब के ऊपर इस तरह का बयान भूचाल ला देगा देश की राजनीति में? शायद माइक म्यूट हो गया था। आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट संजय आपको इस बात का कि आपके जो वीडियोस होते हैं, आपका जो आकलन होता है, आपके साथ बैठ के जो लोग बोलते हैं, बिल्कुल ब्लंटली कहता हूं, मुझे वो पसंद नहीं आते। ज्यादा एजेंडे से चलने वाले लोग कुछ तो लंबी लंबी भविष्यवाणियां दे के जाते हैं, लेकिन जब आप आकलन करते हैं तो उसके पीछे एक रीजनिंग होती है, और ये एक अच्छे जर्नलिस्ट की क्वालिटी होती है, उसका काम बताता है। आपका प्रश्न भी उसी क्वालिटी से जुड़ा है कि अमित शाह इत्तेफाकन, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग से नहीं कुछ बोल जाएंगे। और ये तो मैं हजम करने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि अमित शाह भले ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे बाद में कि उन्होंने स्लिप ऑफ टंग से कुछ कह दिया हो। मैंने अपनी किताब में उनकी तारीफ लिखी है उत्तर प्रदेश में उनकी सफलता के लिए, और मैंने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि बीजेपी का सबसे बड़ा टर्न अराउंड तब हुआ जब बैकवर्ड हिंदू बनकर उसने वोट डाला, क्योंकि बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद जो माहौल था, और कल्याण सिंह इतने बड़े नेता थे, बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, मुलायम सिंह और मायावती का कॉम्बिनेशन सत्ता में आया था। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने रियल सक्सेस अचीव तब की जब बैकवर्ड उससे आके जुड़ा। अमित शाह का बयान, वो जितनी भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले, बीजेपी के नेता अब जितनी सफाई दे डाले, उसने सीधा प्रहार कर दिया दलित समर्थकों पर, सीधा प्रहार। क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा, ये तीसरी और चौथी जनरेशन है दलित्स की, जिनके इंजीनियर्स, जिनके डॉक्टर्स, जिनके ऑयल एक्सपर्ट्स, जिनके टेकीज को आप ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, न्यूयॉर्क में मिलते हैं, इंग्लैंड तो आप जानते हैं मैं जाता रहता हूं, दुबई में मिलते हैं। तो ये अब अगर किसी की सोच है
कि वो उसी जगह तक सीमित है, तो वो सोच गलत है, सरासर गलत है। और अमित शाह बहुत इंटेलिजेंट, मैं उनको मानता हूं। तो उनसे उम्मीद करना कि उनको ये सब बातें नहीं पता होंगी जो मुझे पता है, जो आपको पता है, जो सारी दुनिया को पता है, ये तो मूर्खता होगी ना। इसका मतलब मेरे हिसाब से जो अमित शाह ने कहा, ये मेरा आकलन है, जो अमित शाह ने कहा वो बीजेपी पर घातक साबित होता है। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में, आपसे कोई नहीं कहेगा, मैं साफ कह रहा हूं, वो बीजेपी पर घातक साबित होता है। और खास तौर पर जब सबसे बड़े नेता आपके, सबसे लोकप्रिय नेता आपके नरेंद्र मोदी हो, जो कि बैकवर्ड है, तो अंबेडकर पर आप बहस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हुई भी है, कोई नई बात नहीं है। सामने से लोगों ने आकर बहुत सारी बातें कही हैं, शोध का बहुत विषय रहा है उनका, उन पर किताबें लिखी गई हैं, उन पर बहुत सारा शोध के साथ साथ बहुत सारी बहस हुई है, वो सब कुछ मान्य है। और उनके समर्थक आकर बहस करते हैं। उनके बाय द वे, आज के युग में बहुत लोगों को जानना चाहिए कि बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जो धारणा लोगों ने बना रखी है, इसको तुरंत ये नेतागण अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। लखनऊ से मैं 4 नाम गिना सकता हूं आपको, जो लगातार मेरे कार्यक्रम में आते थे, बहुत संजीदा बहस रखते थे। वो कोई मायावती की पार्टी से नहीं थे या किसी पार्टी से नहीं थे। सो अंबेडकर इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आप उसको पॉलिटिकली एक अलग नजरिए से देखिए, लेकिन सबसे पहले भारत का संविधान बनाने वाले व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेकर बहस होती है, जो लाजमी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अरे अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अरे भगवान का नाम लीजिए, तो भगवान कृष्ण जी तो यादववंशी थे, ठीक है। तो मैं तो कृष्ण भक्त हूं, मैं 2 बार दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, प्रभु श्री राम का भक्त हूं। मैं अपने हिंदू होने का सर्टिफिकेट का बीजेपी से लेने आऊंगा? मैंने विश्व हिंदू परिषद के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से 20 साल पहले कहा था, मेरे हिंदू होने का सर्टिफिकेट बीएचपी लेगी। सही बात है, आपसे लेने आऊंगा मैं। वैसे ही ये तो आस्था का विषय है ना। अभी मैं दुबई में था हाल में कई दिनों तक, तो वहां पे जितने लोग रह रहे हैं, तो वो अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पाकिस्तान लेने जाए? ठीक बात है। ये आस्था का विषय है, हमारा धर्म। मैं भारतीय संगीत का, शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ। मेरे सबसे बड़े आइडल जाकिर हुसैन साहब, मैंने तबला सीखा 18 साल अपनी जिंदगी में, लखनऊ और बनारस घराने से। अभी उनकी मृत्यु हुई। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूं कि गंडा बनाने की प्रकृति जो है, वो परंपरा होती है भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखते वक्त। और उस समय ये नहीं कोई देखता कि मुसलमान शागिर्द को गंडा बांध रहे हो या हिंदू शागिर्द को गंडा बांध रहे हो। ठीक बात है। तो बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है अमित शाह ने। अभी उनको अंदाजा नहीं है ये बहस, अगर वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से खत्म हो जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनियन तक जाके लेक्चर्स एड्रेस किए हैं। तो अंबेडकर इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वहां पर भी वो भी मानते हैं। तो आपने एकदम सही शब्दों का इस्तेमाल किया जब आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बहस है, ये राष्ट्रीय बहस नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ प्योर राजनीति की बात करता हूं। बीजेपी के टर्न अराउंड, बीजेपी की सफलता, बीजेपी के बहुमत में आने का, बीजेपी के प्रभुत्व यहां तक पहुंच जाने का बहुत बड़ा कारण है कि आप बैकवर्ड्स ने आपको अपने रिप्रेजेंटेशन में देखा नेशनली। तीसरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, दलित की एक जो धारणा बनाई है, इस मिथ को आज मैं तोड़ना चाहता हूं आपके लोकप्रिय प्रोग्राम के थ्रू। मैंने दलित देखा है महाराष्ट्र में 2003 में 4 में, वो आक्रामक है, वो मराठा से लड़ता है, उसके खेत पे दीवार नहीं खींच सकते आप समझते हैं, वो दबता है, मजबूत है वो। बाकी लोग उससे, वो आंदोलन करता है, उसके अलग अलग घटक है, वो एकजुट भी नहीं हो पाता, इतना आक्रामक है वो यहाँ के दलित की तरह नहीं है कि आज से 50 साल पहले अपने सर पे चप्पल रख के आपके घर के सामने से गुजरेगा। भूल जाइए वो दिन। तो आप अमित शाह हो या कोई और भी व्यक्ति हो,
ये व्यक्ति विशेष पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं पॉइंट जो रख रहा हूं वो ये है कि ये धारणा को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दलित कि वो कमजोर है। जबरन आपकी बयानबाजी सुनने वाला है। अपना राजनीतिक हक अख्तियार कर चुका है, अपने राजनीतिक समझ अख्तियार कर चुका है, अपने राजनीतिक हक को इस्तेमाल करने के तरीके अख्तियार कर चुका है। तो जब वो उसको इस्तेमाल करेगा तो उस निष्कर्ष के लिए आप तैयार रहिए, गलतफहमी से बाहर आइए कि प्रेस एक बयान दिया आपने फलाने पे ढमाके पे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आपने सोचा कि अरे सब मीडिया तो अपने साथ है, गोदी मीडिया, सब सॉर्ट आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उनके धारणा में जाएगा कि आपने सरकार होते हुए उनके अंबेडकर का अपमान किया। मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं संजय जी, हम दोनों उत्तर प्रदेश के हैं? फिर आप सहन कर पाएंगे प्रभु श्री राम का अपमान? मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। आप हनुमान जी का अपमान करिए, मैं नहीं सह कर पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो उनके भगवान है, वो सह ले। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, एकदम क्लैरिफिकेशन भी सुन ले। आपको सिवाय इस बात के कि हाथ जोड़कर नमन करके नतमस्तक होकर माफी मांगने के दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। सहमत हूं आपकी बात से। अब मैं ये जानना चाहता हूं ज्ञान जी कि यह क्या एक प्लानिंग थी, ये टेम्परेचर नापने का तरीका था, तापमान देखना चाह रहे थे कि अंबेडकर पे बोल के दलित कितना एग्रेसिव होगा, हमारी मोह माया में अभी फंसा रहेगा, नहीं फंसा रहेगा, या बीजेपी में किसी नेता को निपटाने की प्लानिंग थी अमित शाह की? खेल क्या था अमित शाह का ये बोलने का? नहीं, निपटाने की प्लानिंग तो साफ साफ नाम लीजिए, योगी आदित्यनाथ नाम लेते हैं ना। बीजेपी में एक नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि बीजेपी में भी शिवराज सिंह चौहान जैसे बहुत बड़े बड़े दलित नेता है। तो मेरा पॉइंट लेकिन सिर्फ एक ही है, देखिए किसको कौन निपटाना चाहता है, ये राजनीति है। राजनीति में कोई राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण के लिए नहीं आता, ठीक है। राजनीति में सत्ता हासिल करके और उसका मजा लेने के लिए लोग आते, चाहे किसी भी पार्टी से हो। तो कोई राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं आता। अंबेडकर आए थे, इसीलिए दलित वर्ग आज भी उनको भगवान मानता है। गांधी जी जैसे लोग आए थे, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम है। मैं आज के युग की राजनीति की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर ये जोड़ तोड़, किसी को नीचा दिखाना, गिराना, तापमान नापना, पॉइंट आपका वैलिड है, ये सब भी अगर है तो तरीका आपका गलत था। अच्छा, ये हो सकता है, ये मुझे अगर तापमान नापना है कि संजय जी की क्या लोकप्रियता है, हैसियत है, विश्वसनीयता है, या कुछ भी है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि संजय जी को सबसे पहले तो मैं सार्वजनिक तौर पे गाली दूं, उसके बाद में आके एक्सप्लेन करने लगूं कि नहीं, मेरी गाली का तो कुछ और मतलब था, मैं उनको नहीं दे रहा था, और फिर मैं लखनऊ आ जाऊं ये पता करने की आपका तापमान कैसा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने प्रोसेस की शुरुआत ही है अलग से की। दूसरी बात क्या है, जो आप और हम दोनों विजुअल माध्यम से हैं, जानते हैं, समझते हैं कि देश देखता है, हर देश का हर नागरिक ने टेलीविजन या ये सब नहीं सीखा है, वो देखता है तो उसको एक हाव भाव, भूमिका, बॉडी लैंग्वेज जिसे अंग्रेजी में कह लीजिए, वो उसको नजर आती है, तो अपना भी तो आकलन करेगा ना। एक बात हुई कि मैंने कोई बात आपसे बहुत मुस्कुरा के करी, एक बात हुई कि मैं बहुत इरिटेट होकर कही कि आप संजय जी बार बार यही सवाल पूछते रहते हैं मुझसे, बार बार आप यही नाम ले रहे हैं, प्रभु का नाम लीजिए ना, क्यों कर रहे हैं ये कोर्टियम? बिल्कुल ठीक बात। People understand. That's the language of communication. लोग समझते हैं। आप लोगों को ऐसा मत समझिए कि जो आपने समझा दिया वही उन्होंने समझ लिया। अगर ऐसा होता तो एक नेता होता और एक पार्टी होती और वही आजीवन राज करते। डायलॉग बोलने वाला नेता होता जो अच्छा बोल लेता है, वही काम करता रहता। अज्ञान जी बहुत गिरते हुए देखिए, बिल्कुल सही। अज्ञान जी बड़ी कोशिश की थी कि जो आपने एक बहुत अच्छा शब्द किया कि पिछड़ों को हिंदू बनाने वाली रणनीति अमित शाह ने बनाई थी, उत्तर प्रदेश में खास तौर से बनाई थी। हाँ, कर भी मैंने अपनी तारीफ में उनके बारे में लिखा है। मैं बार बार कह दूं, अपनी किताब में, उन्होंने आज तक शायद नहीं पढ़ा होगा, उनकी तारीफ में मैंने ये बात लिखी है। उनके 2014 की यूपी की हैंडलिंग की मैंने लिखित तौर पर किताब में तारीफ की है। जो सच है वो मैं बोलूंगा, उनकी तारीफ में लिखा है। इसीलिए मुझे और आश्चर्य होता है ऐसा बयान।
उन्होंने यादवों को छोड़ के सारी पिछड़ी जातियां एकजुट कर ली थी हिंदुओं के नाम पे, और सही बात, यादवों ने बिल्कुल बहुत सही बात। सेंध लगा दी थी, यादवों में भी सेंध लगा दी थी। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, बीजेपी की पिटाई के बाद, बटोगे तो कटोगे का नारा सब जानते हैं, केवल इसी लगा रहे थे कि वो पिछड़े जब जातियों में बट गए वो फिर से हिंदू बन के बीजेपी के पाले में आ जाए। संभल की घटना हो, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना हो, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना हो, इस तरह की तमाम खुराफातें इसलिए हो रही हैं कि फिर से वो हिंदू वाली फीलिंग उभर जाए। तो यहाँ से महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ वो काम कर रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि अमित शाह के एक बयान ने वो सारा का सारा मापदंड ध्वस्त कर दिया? उनको समझ हाँ, में आ गया कि बिल्कुल। पिछड़े और दलित बीजेपी में नहीं सट सकते। ये क्या हुआ है ऐसा? देखिए, मैं ग्राउंड रिपोर्ट तो आप बहुत अच्छा, आपके और आपके जर्नलिस्ट काम करते हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तजुर्बे के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुछ बयान ऐसे होते हैं जो नेताओं को तब नहीं समझ में आते। मैं 10 ऐसे बयानों की श्रृंखला बता सकता हूँ आपको, लेकिन जब वोट पड़ता है ना, पिछले चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो एक बात ऐसी निकल कर आई थी कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी लोकसभा में, तो ये संविधान बदल देगी। हाँ, सबूत नहीं था, बयान था, बयान थे। लेकिन बयान घर कर गया। आप मानते हैं ना मेरे आकलन को? वो बयान एक पॉइंट का घर कर गया। करिए तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। इम्पैक्ट देखा आपने? झाड़ू इसी लगा। तरह का ये बयान है। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस बयान को सुनने वालों का प्रतिशत और प्रेस कॉन्फ्रेंस सफाई वाली सुनने वालों का प्रतिशत में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर कोई डाटा है तो जरूर निकाल के आप चेक कर लीजिए। तो ये गलतियां होती हैं। मैं आपको एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। एक घटना हुई थी, आप जैसे बड़े पत्रकार को याद होगा, निठारी कांड। हाँ, गाजी याद है? नोएडा में, याद है। जी। और बच्चों के साथ क्या करते हुए एक आदमी पकड़ा गया था, इतना घिनौना कि मैं कह भी नहीं सकता। उस पर शिवपाल यादव ने बयान दे दिया था कि इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं। होती वो रहती है। शिवपाल यादव जी आज कहां चले गए? कैरियर पे उनका दाग क्या लगा। हश्र हुआ? मुलायम सिंह यादव की उस समय सरकार चली गई लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर। तो ये बातें असाधारण होती हैं क्योंकि वो घर कर जाती है। मुझे इस बयान में ऐसा लगता है कि समझाइश के बावजूद ये घर करने वाली बात है कि क्या बीजेपी के वरिष्ठतम नेता या सीनियर मोस्ट थिंक टैंक जो है बीजेपी का, क्या वो एंटी अंबेडकर है? देखिए, इसमें संघ की भी बहुत बड़ी भूमिका है ना। बीजेपी क्या है? बीजेपी के पीछे संघ खड़ा है तो बीजेपी खड़ी है ना। तो ये वन साइडेड अफेयर नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल मामला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक फैक्टर क्रिएट होगा जो योगी आदित्यनाथ को भी हर्ट करेगा अगर ये और घर करता गया कि क्या ये पार्टी एंटी दलित है। तो ये गड़बड़ी हो गई है। अब इसके पीछे किसने क्या कैलकुलेशन लगाया, क्या मंशा थी, वो तो व्यक्तिगत व्यक्ति ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपने जिसे कहते हैं प्ले आउट करने में ना, आपने एक स्टोरी बनाई, फिर उसको आप प्ले आउट करते हैं, तो आपने अपनी स्टोरी को गलत प्ले आउट कर दिया। भले ही मंशा आपकी नहीं है, मैं 100% नहीं मान रहा हूं अमित शाह को जिम्मेदार कि उनकी मंशा थी नुकसान पहुंचाने की। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। लेकिन आपने प्ले आउट का बड़ा, आप लोगों की अभी तक तारीफ होती है ना कि आप कैलकुलेटिव है और आपको टाइमिंग पता है और आप ऐसे करते हैं, तो आपको इसकी टाइमिंग नहीं मालूम थी कि आपका प्ले आउट क्या प्रभाव डालेगा। ये है, तो आपने वो नुकसान अपना कर लिया है, उसका डैमेज कंट्रोल आप क्या करें वो तो आपकी रणनीति बताएगी, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से उसका डैमेज कंट्रोल अच्छा, नहीं होगा। एक चीज और बीजेपी मेरे हिसाब से गलती होकर गई, वो नेहरू तक पहुंच गई, फिर इतिहास के पन्ने खकोड़े गए, फिर पता चला कि अंबेडकर की नाराजगी तो असली हिंदू कोड बिल का विरोध की थी। जो अंबेडकर चाहते थे महिलाओं को अधिकार मिले, उनके तलाक के मामले में अधिकार मिले, उनके बच्चे गोद लेने के मामले में अधिकार मिले, ये जो शादी हो रही है उनमें अंतरजातीय शादियों, और उसका संघ विरोध कर रहा था, हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहा था और अंबेडकर लागू करना चाहते थे। तो बात वहां तक निकली, केवल यहीं तक निकली बात वहां तक निकली कि संघ या जनसंघ
उस जमाने से अंबेडकर का विरोध करता था। ये विचारधारा अंबेडकर का विरोध करती थी। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे एक चीज़ लगातार चर्चा में आ रही है कि संघ का जो प्रमुख है, रज्जू भैया को छोड़ दो, हर बार ब्राह्मण हुआ है। तो अब कुछ मैं ट्वीट देख रहा था। अब दलित समुदाय कह रहा है कि अगर आप संघ को बहुत प्यार है दलितों से, आप समरसता कार्यक्रम करते हैं, आप खिचड़ी भोज करते हैं, दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, तो हमारा टेस्ट हो जाएगा, एक बार संघ प्रमुख कोई दलित उठा दो। पहले मांग उठी थी, मैंने भी कहा था कि भाई अच्छा उदाहरण होगा कि राम मंदिर में दलित पुजारी उठा दिया जाए, ब्राह्मण ही क्यों जरूरी हो। अब ये बात चर्चा का विषय बन गई कि संघ प्रमुख कोई दलित होना चाहिए। अगर ये बात और बड़ी आगे तक गई तो क्या और नुकसान होगा? हाँ, देखिए बहुत बारीक पॉइंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इतिहास में नहीं जाऊंगा क्योंकि हर व्यक्ति जो है इतिहास को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से परोसता है। उसको पता है एक नौजवान जनरेशन है, हम डिजिटल इंडिया में सब लोग, मैं देख रहा हूँ, इतिहास को अपने अपने हिसाब से परोस रहे हैं, क्योंकि जिन इतिहास के व्यक्तियों का वो जिक्र करते हैं वो तो है नहीं यहाँ बताने के लिए सच्चाई। तो जिसको जैसे अच्छा लगे, स्विगी का खाना आता है ना, तो जैसे चाहिए आप पैकेजिंग कर दीजिए। तो बराबर इतिहास की पैकेजिंग अपनी कन्वीनियंस पे हो रही है। लेकिन क्या हो जाता है ना, कभी कभी पैकेजिंग जो है वो हाथ में आते ही फट जाती है। ऐसा भी तो होता है ना सर। बिल्कुल होता है। और खाना फर्श पर गिर निकल जाता है। आता तो है। कई लोगों के साथ ये हो रहा है। सारस्वत चित्पावन ब्राह्मण के एकजुट होने से पैदा हुई संस्था है संघ। 1925 में बनी। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, पूरा आरएसएस का इतिहास बता सकता हूँ। ये किताब कभी यही मैं आज देख रहा था, संघ कृति दर्शन की पड़ी हुई है मेरे पास, बहुत पुराने उनके एक वरिष्ठ व्यक्ति की दी हुई। तो हमने संघ पे बहुत काम किया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि निकले तो आप उसी विचारधारा से हैं। बीजेपी क्या है? ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी। इसी से तो नरेंद्र मोदी निकाल के लाए। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। डैमेज आपने वहीं पे तो कर दिया जो मोदी खींच के लाए बाहर। हाँ। बीजेपी को उस ब्राह्मणिकल फेज, जैसे अटल जी थे, ठीक है, तो उस फेज से निकाल कर लाने का योगदान मैं देता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। लेकिन अमित शाह ने ही गड़बड़ कर दी। तो परसेप्शन पे तो बीजेपी सवर्णों की पार्टी है ही है, उत्तर हाँ। भारत के सवर्णों की पार्टी है, जिसका आधार महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, उत्तर भारत में नहीं। तो आपने वो कंफ्यूजन तो ऑलरेडी पैदा कर ही दिया है। हम और आप थोड़ी बौद्धिक चर्चा कर लेंगे, गांव चौराहे पर, तहसील में, सड़क पर, चाय की दुकान पर ज्यादा देसी चर्चा होगी, और आप और हमसे शायद बेहतर चर्चा होगी, क्योंकि वो भी पूछेंगे कि भैया ये बीजेपी वाले कौन बा। तो बीजेपी वाले कौन बा? सही बात है, बिल्कुल सही फडणवीस, बात। बनिया, यही बा ना, ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, और कौन बा? राजस्थान, महाराष्ट्र ब्राह्मण, राजस्थान देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र। तो आपने पूरी लीडरशिप तो होगा क्या? अब आपका प्रश्न होगा कि होगा क्या? होगा ये कि दलित भी वैसे सोचने लगेगा जैसे मुसलमानों का एक हिस्सा सोचता है कि ये लोग सिर्फ हमें राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यहीं से उनका नुकसान शुरू होगा। यहीं से गड़बड़ क्योंकि दलित भी ये सोचने लगेगा कि इनको कुछ हमें रिप्रेजेंटेशन देना नहीं, इनको कुछ हमें हक अधिकार वैसे देना नहीं जैसा ये बताते हैं, लेकिन इनको हमारा वोट, तकड़म इनको लगा के हमारा वोट चाहिए। वोट चाहने के बाद सरकार बन जाए, सरकार के बाद सवर्ण का नेता बने। होता भी यही है, और वो होता नहीं है। वो तो दिखता भी और सामने। हम बार बार बना के मायावती को गिरा दे। यही है ना बीजेपी का इतिहास। यही है, बिल्कुल इतिहास यही है। बिल्कुल बार अब बार बना इतिहास। के बीजेपी से इतिहास बात किसने खींचा? मैं तो वहां कमरे में मौजूद था जब लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम और मायावती की पहली अलायंस हुई पंडारा पार्क में लाल कृष्ण आडवाणी के घर पे। उसके बाद क्या किया? आपको मुलायम सिंह को तोड़ना था, आपने मायावती को इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने क्या किया? जरा ये तो बताइए अपने इतिहास में। उनके खिलाफ मैं आपका जांची। इतिहास सुनूंगा। मैं तो कम से कम वो इतिहास तो बोल ही सकता हूँ ना जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जांची हुई इसके बाद तो। उसके बाद तो जांच ही जांच हुई। तो आपने दलितों के साथ किया क्या? तो वोट फटाफट मिल जाए, आपको छोटी जातियों का भी वोट मिल जाए, अनुप्रिया पटेल भी आ जाए आपके साथ, जैसे कि वो कोई देश का फैसला बदल देंगी।
और उसके बाद आप जब चौधरी होके बैठ गए, उसके बाद अब सब चाहते हैं कि हर चीज आपके अरेंजमेंट्स हो। ये गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यही गड़बड़ आपने होगी। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। आपने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, नो प्रॉब्लम, उनका तो नाम भी कहीं नहीं था। आज वो इतने बड़े नेता हो गए कि अपने आप को उनके लोग बताते हैं, मैं तो जानता नहीं लखनऊ की गॉसिप, लेकिन उनके लोग बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री तक का सपना देख रहे हैं। तो उनसे पूछिए कि उन्होंने दलितों के लिए क्या क्या किया। योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सामाजिक अस्तित्व की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल योजनाओं सही। के रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन अकेले नहीं होता। क्या किया, आरक्षण पे आपकी हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए ये मैंने कहा ना, ये गलत समय पर विस्फोट हुआ टाइम बॉम्ब है। मैं फिर अपने लाइन को दोहरा रहा हूं, ये गलत समय पर विस्फोट हुआ टाइम बॉम्ब है। और हाँ उसको आपको ये जोड़कर कहना कि आप अंबेडकर अंबेडकर कहते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते, तो ये इसलिए नहीं सही है क्योंकि हर अंबेडकराइट हो, हर दलित हो, उसके घर में, आपको मैंने पहले भी बताया था और बहुत अपनी रिपोर्टिंग के सालों में देखा है, आपने देखा है, हमेशा प्रभु श्री राम की एक फोटो लगी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो राम का नाम नहीं लेता ना, लेता है, ये बिल्कुल गलत लेता है। है, बिल्कुल लेता है। जिस भी ईश्वर में आस्था हो, मेरे घर पे मैं तो उसके हिसाब से भगवा हो गया पूरी सोसाइटी में। मेरे घर के ऊपर 2 झंडे हैं, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के, बाकायदा झंडा लगा रखा है मैंने अपने पेंट हाउस की टेरेस पे। तो मैं किसका समर्थक हो गया? मैं किसी का समर्थक तो हूं नहीं, हाँ मेरे सही बात। आस्था का प्रश्न है। तो हाँ ठीक आपने क्या किया बात। कि आपने 2 काम कर दिए। एक तो अंबेडकर जी और उनके योगदान को आपने मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कुछ गलत कहा, लेकिन आपने उसको बिलिटल अंग्रेजी में कहते हैं, थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश की। और दूसरा, आपने ये भी कह दिया साथ में कि प्रभु का नाम लीजिए, जैसे दलित प्रभु का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ सही बात है, अकेला आप ही लेते हैं, तो कॉपीराइट हो गया। दो बहुत हर्टिंग पॉइंट्स है ना, कि एक तो बिल्कुल आप ये बता रहे हैं कि दलित तो भगवान का नाम लेता ही नहीं है, और दूसरा आप कह रहे हैं अरे अंबेडकर अंबेडकर का नाम ले रहे हो। तो अगर मैं भी उनकी जगह हूं तो मैं भी तो हर्ट हूंगा ना। हाँ सही बात है, एकदम एकदम ठीक बात है। अब ज्ञान जी, एक लास्ट सवाल, जी जो मेहनत की थी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी ने संग वो तो बिखर गई और लगातार ये मूवमेंट तेज हो रहा है। कांग्रेस कर रही थी, आज कल मायावती ने पूरे देश भर में आंदोलन कर दिया। लगातार विपक्ष सब के सब रोज इस बात को दहाड़ दे रहे हैं कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया, अपमान किया, अपमान किया, और ये बात चली भी गई नीचे तक। क्या अगर ये आंदोलन और बड़ा हुआ, दलितों में और गुस्सा बढ़ा, तो क्या अमित शाह को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है? उस पर मेरा ये कहना है कि ये तो सरकार और उन लोगों के भीतर का फैसला होगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात राजनीति में क्या होती है, बड़ी बात होती है टाइमिंग और सिंबोलिज्म, समय और धारणा क्या बनकर निकल कर आती है। ये मैं नहीं जानता क्योंकि वो बहुत अच्छे रणनीतिकार खुद हैं, तो मैं उनको क्या सिखाऊंगा और आप उनको क्या बताएंगे। रणनीति तो उनको खुद ही निकालनी पड़ेगी, जहां वो कन्विंस करें देश को, देश के दलितों को, कि ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, अंत में फिर दोहरा रहा हूं, ये महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा। तो ये वैसे ही हो गया अगर जैसे मोदी जी ने कहा था कि मैं 3 किसान बिल वापस ले रहा हूँ, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। इस तरह की माफ़ी से काम नहीं चलेगा कि आप माफ़ी कर रहा हूँ, मेरी भावना ठीक थी, माफ़ कर दीजिए। इस तरह से काम नहीं नहीं, चलेगा ना। आपको कोई ऐसी बात सोचनी पड़ेगी, कोई ऐसी रणनीति सोचनी पड़ेगी जो जमीन पर कारगर नजर आए, जो मुझे भी कन्विंस करे, आपको भी कन्विंस करे, सबको कन्विंस करे कि बीजेपी एंटी अंबेडकर पार्टी नहीं है। देखिए, नहीं है। बीजेपी एंटी नेहरू है, समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि आप कांग्रेस विरोधी हैं। एंटी अंबेडकर नहीं समझ में आता, जिसका मुश्किल आप हो वोट जाएगा। लेके यहां तक पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं, वो ये मुश्किल हो बहुत बड़ा जाएगा। पॉइंट है, ये बहुत यूनिक पॉइंट है, जो इनको ही रणनीति से एड्रेस करना पड़ेगा। इसमें इनकी कोई, इनका चाहने वाला मीडिया वगैरह कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों ने मुझसे भी प्रश्न पूछे हैं, फोन आए हैं, लोगों के दिमाग में ये बात धड़ से घुस गई कि उन्होंने ये आलोचना क्यों की। उनको बिल्कुल। आलोचना लगी, भले उन्होंने नहीं की,
वो पॉइंट तो उनको सोचना पड़ेगा और कन्विंसिंगली सोचना पड़ेगा कि वो बताएंगे क्या। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अज्ञान जी, आपने इतना समय दिया मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। ये था अज्ञान प्रकाश और आपने सुना बेहतरीन विश्लेषण इस दौर की राजनीति का। मैंने कहा ना कि बहुत नॉलेज है अज्ञान जी को, जिन्होंने एक एक परत दर परत राजनीति की खोल दी। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया। थैंक यू।